नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे औद्योगिक नीति पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व महापौर राम शरद यादव हैं। आइए उनके विचार जानते हैं। तो मंशा है, शासन का जो सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सब चीज 24 घंटा खुलना चाहिए, लेकिन इस देश में, इस छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, जिसमें लाखों के तादाद पे हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, तहसील कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में आम जनता का केस चल रहा है। हाई कोर्ट को भी 24 घंटा खुलना चाहिए, लोअर कोर्ट को भी खुलना चाहिए, एसडीएम कार्यालय खुलना चाहिए। नगर निगम में बहुत सारे समस्या है, नगर निगम को पूरे टाइम खोलना चाहिए। सभी ऑफिस जहां जनता की सुविधा हो, उन सभी ऑफिसों को भी 24 घंटा खोला जाए ताकि उसका लाभ मिल सके। ये सिर्फ दुकान खोलने से जनता का समस्या का हल नहीं होगा। जहां पर जनता 24 घंटा चप्पल घीस के एक केस के लिए 30 साल 35 साल घूम रहे हैं, ऐसे जगह में ज्यादा आवश्यक है 24 घंटा खोलने का, ताकि इस देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के और बिलासपुर के जो किसान हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कैदियों के जो इतने सारे प्रकरण हैं, 3 साल 4 साल का सजा होता है और 4 साल तक के इनका सुनवाई तक नहीं होता। जितने दिन का सजा का प्रावधान है उससे ज्यादा जेल में पड़े हुए हैं। इन सब ऑफिसों को 24 घंटा पेट्रोलिंग होना चाहिए। पुलिस का जो पेट्रोलिंग पूरे समय होना चाहिए ताकि अपराध में कमी हो और सब लोगों को सुविधा मिले, ऐसा मेरा मानना है। तो नए रोजगार का सृजन कैसे होगा? हम कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे पाएंगे यदि हम अगर काम के घंटे नहीं बढ़ाएंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी? नहीं, काम का रोजगार का सवाल ये है कि रोजगार तो बढ़ नहीं रहा है। आज भी मैं अगर अपना दुकान खोल रहा हूं तो मैं कर रहा हूं, सरकार रोजगार नहीं दे रही है और ना ही दुकान खोलने से रोजगार बढ़ेगा। आज भी वो बेरोजगार रहेंगे, कल भी बेरोजगार रहेंगे। बेरोजगारों के लिए दुकान खोलने से उनके समस्या का हल नहीं होगा। बेरोजगारों के हाथ में उनको काम देना पड़ेगा, तब उनका समस्या का निदान होगा। जो बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों को 8 घंटा ही टाइम मिलेगा। आज भी 8 घंटा करते हैं, चाहे दिन में करें चाहे रात में करें। वो शिफ्ट हो जाएगा तो बेरोजगार तो वही लोग रहेंगे जो आज हैं। आज भी वो लोग काम कर रहे हैं, कल भी काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई नया चीज नहीं खोल रहे हैं। नहीं, जैसे समय बढ़ेगा तो एक शिफ्ट बढ़ेगी ना, जो अभी 8 घंटा अभी करेंगे 8 घंटा बाद नहीं करेंगे। नहीं तो वो लोग करेंगे जो मैनुअली है। दुकान खुलने से कोई शिक्षित व्यक्ति कपड़ा बेचने नहीं जाएगा, झाड़ू लगाने नहीं जाएगा। वो लोग जाएंगे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, वो दुकानों में जाएंगे। और वो अभी भी जाते हैं, वो शिफ्ट में भी करते हैं। रात में चौकीदारी करता है, दिन में भी करता है। तो आज भी वो प्रथा है जिसके में कैपेसिटी है, जो ज्यादा समय दे देता है तो ओवर टाइम करता है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा बेरोजगारी में तब फर्क पड़ेगा जब नए नए चीज आप बनाएंगे। दुकान में जो आज काम कर रहा है कल भी करेगा। कोई नया दुकान तो खुल नहीं रहा है। जो जितना दुकान है उसी दुकान को आप डबल कर रहे हैं, उससे उसको नया रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका कोई सामाजिक पहलू आपको नजर आता है जिसका फर्क पड़ेगा, विपरीत असर पड़ सकता है? इसमें मेरा अपना सोच ये है कि जिस ढंग से हम लोग पूरे दिन को भागों में बांटते हैं, सोने के समय सोते हैं, जागने के समय जाते हैं, काम करने के समय काम करते हैं, अगर इस तरह से हुआ तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और लोग, जो युवा वर्ग है, वो रात और दिन जगेगा। उससे समाज में दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब जो व्यवसाय है ना, वो तो वर्ल्ड वाइड हो गया है। मतलब सड़कें 24 घंटे खुली हुई है, आकाश 24 घंटे खुला हुआ है, रेल 24 घंटे खुला है, पानी के जहाज 24 घंटे खुले हुए हैं, होटलें 24 घंटे खुली हुई हैं, खाने का 24 घंटे है, लोग का आवागमन 24 घंटे हो गए। तो ऑफिस, वही तो बोल रहा हूँ मैं, यही बोल रहा हूँ। जो चीज जनता के लिए आवश्यक है उसको 24 घंटा करो। ऑफिस 24 घंटा करो, कार्यालय 24 घंटा करो, पुलिस 24 घंटा करो। जो जनता से जुड़ा हुआ चीज है उन सभी को 24 घंटा करो। दुकान को 24 घंटा करने से बहुत ज्यादा फायदा घाटा नहीं होता है। दुकान में वही जाता है जो जरूरतमंद आदमी है सामान खरीद रहा है। लेकिन कार्यालय लगभग सभी लोग जाते हैं। कार्यालय सब लोग जाते हैं। दूसरा चीज जो ज्यादा जरूरी है, जो लोग सालों सालों तक के
ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस के समय सीमा को बढ़ाया जाए, ऑफिस में एक निश्चित दायरा रखा जाए कि कितने दिन में कौन सा केस का प्रकरण का निराकरण होना चाहिए। इस दिशा में सरकार पहल करे। एक एप्लीकेशन लगता है, वो 6 महीना तक के टेबल में पड़े रहता है, डिस्पोजल है नहीं, चक्कर काटते रहो। इस दिशा में पहल करें। दुकान खोलने के बजाय ऑफिसों में सुधार करें, जनता के जो प्रकरण है उसका निराकरण में सुधार करें, जनता के हित में काम करने के लिए सोचें। और वही छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में नई औद्योगिक और व्यावसायिक स्थापना नीति लागू की है। इस नीति के तहत कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा कर 24 घंटे 7 दिन अपना संस्थान खोल सकता है। इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से नीति बनाई है और इस विषय पर खास चर्चा की गई है। प्रदेश के व्यवसायी रोहन शाह, जो कि एथलीट भी हैं, औद्योगिक नीति पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल हर चीज 24 घंटा हो चुकी है। आज हमको हॉस्पिटल 24 घंटा है, मेडिकल शॉप 24 घंटा हो चुकी है, रोड के किनारे जितने ढाबा वो 24 घंटा हो चुकी है, लॉजिस्टिक 24 घंटा हो चुकी है। तो बाकी सब चीज भी जो हुई है वो भी बहुत अच्छा है। और मेरा जो मानना है, इसके दो पहलू हैं जो मेरा सोचना है एज अ बिजनेस के एंगल से। तो सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूंगा तो बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना खाने के बाद रात को 11 बजे के बाद तो कभी उनको भूख लगती है या कहीं लेट हो जाते हैं या कभी बाहर से आते हैं तो उनको खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि बिलासपुर में 11 बजे के बाद, 10:30 के बाद या 11 बजे के बाद आप खाना नहीं मिलता है कहीं पे भी, या आप मंगा सकते हैं तो ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है कि आज हम लोग को, रेस्टोरेंट वालों को रात को खोलने का मौका मिला है और लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है। और कई लोग जो बाहर से आते हैं उनको भी खाना खाने का मौका, या उनको जो भी चीज चाहिए होगी रात को एनी टाइम 24 घंटा अब अवेलेबल है। दूसरी पहलू मेरा ये मानना है, बीइंग एज एन एथलीट, मैं एक एथलीट के एंगल से अगर सोचूं तो जो 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि हमारा जीवनचर्या जो है वो पूरा बदलने वाला है। पहले ऐसा लगता था कि 10-11 बजे के बाद बिलासपुर शांत हो जाता था, सिर्फ ट्रक चलती थी क्योंकि नो एंट्री 10 बजे के बाद ही खुलती है, 10 साढ़े 10 के बाद। अब जो है 24 घंटा सब चीज चालू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारा जीवनचर्या जो है पूरा बदलने वाला है। और मेरा जो मानना है कि हर इंसान को 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जरूर करेगा हम रेस्टोरेंट ओनर को, क्योंकि कोई भी छोटा बिजनेस हो या कोई भी बड़ा बिजनेस हो, दिनचर्या चेंज होने वाली है, रात पूरा चेंज होने वाला है, शिफ्ट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि शिफ्ट में, रात में भी शिफ्ट में हमको स्टाफ को रखना ही रखना है, तो एक, और रात को एक हमको मैनेजर भी चाहिए जो उसको मैनेज करे। तो एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, काम भी बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में खर्चे और सेल भी बढ़ेंगे। Tier 1 2 जो सिटी है जी, वहाँ पर जो फिटनेस क्लब है, वेलनेस क्लब है, स्पास हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, सारे तो वैसे भी 24 आवर चल ही रहे हैं, लोग रात को जा भी रहे हैं। तो एक बात आपने कही कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़े, लेकिन एक तरफ आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि हाँ कुछ रोजगार भी बढ़ेगा, सरकार की भी मन चाहिए कि रोजगार बढ़े। जी जी, देखिए, मैंने वही कहा कि इसका दो पहलू है। तो कोई भी चीज, जब नया चीज हम अपनाते हैं तो उसका प्रोज और कॉन दोनों होती है, उसका फायदा और नुकसान दोनों होता है। तो मैंने आपको दोनों चीज बताई। और रही बात, अगर आप वेलनेस वगैरह और फिटनेस की बात करें, तो जो रात का समय होता है वो रात को सिर्फ सोने का और अपने बॉडी को रिलैक्सेशन का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दिन में जो लोग जिम करते हैं या एक्सरसाइज भी करते हैं, जनरली सभी लोग मना करते हैं। अगर आप पुराने वेद के बारे में देखें या योग के बारे में जानें, शाम का समय सभी को मना किया जाता है कि एक टाइम के बाद, सूर्योदय के बाद नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आप दिन भर काम करने के बाद आप थके थकाए जाके फिर से वापस आप एक्सरसाइज करके अपने और बॉडी को थकाते हैं, तो उसका रिजल्ट भी बहुत गलत आता है। सिक्योरिटी सेफ्टी का कोई इशू आप देखते हैं? नहीं सर, बिलासपुर में जहां मैं रहता हूँ, हम इंटायर छत्तीसगढ़ की बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ में तो अभी सिक्योरिटी की बहुत अच्छी सुविधा हमें मिल ही रही है। पुलिस भी बहुत अच्छा साथ दे रही है। आज हमारे रेस्टोरेंट के बाहर में देख लीजिए, रोज उनका पेट्रोलिंग चालू रहता है और वो हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं कि जैसे अगर हम 3 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में
काम लेते हैं, कर्मचारी बढ़ेंगे, नो डाउट कि जी। रोजगार भी बढ़ेगा, लेकिन एक जो जॉब सिक्योरिटी है वो उस हिसाब से सिक्योर नहीं रह जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है सिक्योर तो नहीं रहेगी, बट अगर जब काम बढ़ रहा है तो लोगों की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। मेरा जैसी मुझे पता चला, मेरे पापा ने मुझे अखबार का एक फोटो भेजा था कि ये ऐसा लागू होने वाला है, तो वो जो रोजगार नहीं पड़ रही थी वो भी बढ़ेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज से बाहर आने के बाद अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए कुछ काम करना चाहते हैं, कोई साइड वर्क करना चाहते हैं जिसके कारण उनके खर्चे निकल सके। क्योंकि बहुत सारे हमारा बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, जो बिहार के, यूपी के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और वो अपना पॉकेट मनी निकाल पाते हैं या अपने खर्चे निकाल पाते हैं और हमारे पास बहुत जॉब मांगने आते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन उनके लिए बहुत अच्छा बन चुका है कि उनको कहीं ना कहीं एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। सरकार ने जो यंग स्कॉलर, उनको ये भी कहा था कि वो इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं पढ़ने के साथ साथ। आपको लगता है 24/7 का जो ये कॉन्सेप्ट है उसमें वो उनको कुछ अवसर मिल सकते हैं, उनको चांस बन सकते हैं, उनको कुछ वो हो सकता है, हेल्प हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी जहां बढ़ेगी तो उनको कहीं ना कहीं एक साइड में काम करने का ऑप्शन तो जरूर मिलेगा और उनको सीखने का भी बहुत सारे मौका मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको सिर्फ अपना खर्चा निकालना होता है, क्योंकि मम्मी पापा लोन से उनको पढ़ाई तो करा दिए, लेकिन बाकी के खर्चे, हॉस्टल का फीस है, रोज का खाने का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, वो कहाँ से निकलेगा। तो बच्चे बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं, अपने बलबूते में करना चाहते हैं ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली हुई है। स्टूडेंट की स्टडी पे क्या बुरा असर पड़ सकता है? जैसे कि मैंने बताया था कि इसका जो दूसरा पहलू है, एक तो नींद तो खराब हो, ये सबसे बड़ी चीज है। हेल्थ इश्यू का बार बार, बिल्कुल सर, आप एक एथलीट हैं इसलिए जी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेन कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंसोमेनिया। यस, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम बढ़ जाए और लोगों को मानसिक प्रॉब्लम बढ़ जाए, या क्योंकि कहीं ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव है, जहां पर बीजापुर और मुंगेली में मतदान जारी है। बीजापुर से आपको बताते चले कि आज अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम दिन है। बेहद सुरक्षा के लहजे से देखा जाए तो संवेदनशील इलाकों में भी आज चुनाव है और सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर बीजापुर में भी अंतिम चरण के मतदान जारी है। लंबी लंबी कतारों में लोग पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे लिए चलते आपको मुंगेली और बीजापुर, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। माखन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंगेली से और सन्नू हेमला हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजापुर से। मुंगेली सबसे पहले चलेंगे। माखन, अभी क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, क्योंकि देखिए आज अंतिम चरण का मतदान है और ऐसे में काफी असंवेदनशील इलाकों में भी मतदान है। सुकमा की बात कर लेंगे, क्योंकि देखिए काफी संवेदनशील मतदान जो है वो स्थल माना जाता है। क्या कुछ तस्वीरें अब तक और कितने प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय का पंचायत चुनाव की शुरुआत से लेकर आज अंतिम चरण आ रहा है और मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये दूसरे चरण में जो परिणाम जो देखने को मिला और जो सुविधा जो थी वो सुविधा पिछले महाज में नहीं मिल पाया था। इस बार जो पथरिया ब्लॉक के लिए है तो व्हील चेयर का भी उपयोग किया है और खासा धूप में बचने के लिए भी पंडाल का व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। हमारे जिले की कहीं बात करूं तो सबसे अधिक जो है करीब 9 लाख बैलेट पेपर का उपयोग हुआ है और मतदानों जो है अभी की स्थिति में करीब ये 22.88% से अभी तक का हुआ है। और बाकी थोड़ी देर बाद जो है रूरल एरिया है पथरिया जो ब्लॉक जो है उससे अब खेती करके जैसे लोग जैसे आते हैं उससे फिर मतदान बढ़ेगी और बढ़ते ही जा रहा है। लगभग झुंड के हिसाब से जो मतदान करने के लिए वो आ रहे हैं और खासा एक उत्साहजनक देखने को मिल रहा है। अभी अगर बात कर लेते हैं पहले मतदान की तुलना की, तो कितना उत्साह देखा जा रहा है?
वो तो देखने की बात यह है कि जो पहली बार भी जो बच्चे हैं, जो पहला नागरिकता 18 साल में जो मिल रहा है, उनके ऊपर एक खासा उत्साह दिख रहा है कि लोगों को पहले अपने प्रत्याशी अपने मत अनुसार अपने चुन सकते हैं, कि अपने सरकार बना सकते हैं। तो एक पहला कदम है। और खास करके जो कॉलेज के बच्चे और को उसको देखा जाए तो उनके ऊपर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उन्हें अपने मनपसंद जो प्रत्याशी है उसको चुनेंगे। इसमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और बात करूं कि बुजुर्ग महिलाएं के लिए, तो बुजुर्ग महिलाएं भी, उन लोग भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि अपने कोई ऐसा है, कोई बुजुर्ग के बिना चप्पल के भी आ गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि चुनाव है, लास्ट है और विकास कार्य बढ़ेगी, क्योंकि जो इस बार जो सत्ता पार्टी की सरकार है उसमें आवास की बात है, तो 18 लाख आवास बनने की बात है। उस योजनाओं वहां तक उसके लिए पहुंचेगा, तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी चुनौती है। और जो मतदान जो है उसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान करने के लिए आ रहे हैं। माखन, क्या मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या हिंसा की कोई घटना सामने आई है? क्योंकि देखिए, अंबिकापुर में चुनाव से पहले, मतदान से पहले जो है प्रत्याशी से लूट की घटना सामने आई है। अभी क्या ऐसी तस्वीरें? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो है जो शांति माहौल से चल रहा है, क्योंकि जो जवान है, पुलिस प्रशासन जो है, हमारे मुंगली और भोजराम पटेल ने एक्टिव अलर्ट किया है। जवानों ने अभी तैनात है। अभी कहा जाए तो 3 आरक्षक अभी गेट पर मौजूद है। लेकिन बात ये होता है कि चुनाव माहौल में इतना समय तो शांति मतदान हो रहा है, लेकिन जब अंतिम चरण हो जाता है, जैसे कि लास्ट होता है 3 बजता है, उसके बाद 4-5 बजते हैं, वैसे तो धूम धड़ाका चालू हो जाता है। और यही नहीं, प्रशासन भी असफल हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा के मुद्दे बहुत इतना भीषण बढ़ जाता है कि इसमें जो प्रशासन है उसमें भी नाकाम देखने को मिला है। पिछले चुनाव की बात कहूं तो ये खपरी कलम है, जहां पर दूसरे चरण पर हम आपसे बने थे और शांतिपूर्वक 3 बजे के बाद रहा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वहां पर जो अधिकारी है, चुनाव अधिकारी है, उसके द्वारा राशन कार्ड लाने की बात कही, तो खपरी में एक 2 मुद्दे के 2 आपस में पुलिस संघर्ष हो गया और मारपीट चालू हो गया, जिससे प्रशासन को अवगत कराया। फिलहाल तो उसके लिए जो एसडीओपी पाटिल जी जो है वहाँ खपरी कला में जाकर के तो फिर वो मतदान को शांति करवाने के लिए फिर वहाँ शांति माहौल बना करके फिर निकल गए। लेकिन बाद में 2 पक्ष आपस में क्या है, जो आश्रित ग्राम होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत ऐसा है कि 2-3 आश्रित ग्राम में एक ही ग्राम पंचायत होते हैं, उनके विरुद्ध में जो विरोध पक्ष के लोग ही आतंक मचाते हैं। जिनमें ये देखने वाली बात होगी कि जो शाम के जो व्यवस्था है उसमें शासन को, प्रशासन को शाम के व्यवस्था में जो है अधिक से अधिक पुलिस बल का उपयोग करना चाहिए, ताकि मतदान में किसी प्रकार का जनहानि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा की बात हो रही है और आज खुद सूबे के मुखिया जसपुर से देखिए अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे और मतदान स्थल पर मतदान करेंगे। तो खुद सूबे के मुखिया आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इस लिहाज से देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद होनी चाहिए। तो क्या कुछ उसके लिए इंतजाम किया गया है? जी, इसका पेट्रोलिंग खास करके ये सुरक्षा की अच्छे दृष्टिकोण से कहीं देखा जाए तो ये पेट्रोलिंग लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रहा है। इसमें सुरक्षा की समूचे रूप तो दिख रहा है। लेकिन मेरा यही बार बार मेरा यही कहना है कि जो लास्ट की स्थिति में पूरे मतदान होने के बाद इतना भीषण भयंकर हो जाता है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है उससे प्रशासन व्यवस्था को कॉर्पोरेट नहीं कर पाता है। ये बड़ा निंदनीय है कि पिछले बार के मैं हादसा अपने आंखों से देखा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन का जो व्यवस्था है लास्ट में बहुत सारा पुलिस तैनात करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा जगह है, अभी कोई दूसरा बूथ को मैं देखा हूँ तो एक कोटवार के और एक आरक्षक के भरोसा है। तो यहाँ पर जो है जो दूसरे पार्टी के जो विरुद्ध पार्टी के लोग हैं यहाँ पर उर्दू भगदड़ मचा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चुनौती है कि प्रशासन वहां तक एक आरक्षक भी लगा करके ये सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करना चाहिए। इसके कारण जो है मतदान कहीं न कहीं इस पर जो है मतदाता भी उससे डिस्टर्ब होते हैं और मतदान खास करके नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजापुर से भी हमारे संवाददाता सन्नू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सन्नू, अभी जहां आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ अब तक तस्वीरें सामने आ रही है? सुरक्षा के हिसाब से देखें तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है और कितने प्रतिशत अब तक मतदान हो चुके हैं? जी, मैं
जिस जगह मैं मौजूद हूँ उस जगह की मैं बात बता दूं। लगभग 34% अब तक का मतदान हो चुका है। सुरक्षा जवानों की जो तैनात है इस मतदान केंद्र के चारों ओर कड़ी तैनात की गई है और मतदाताओं के लिए जो व्यवस्था की गई पानी और उनके लिए भंडारण का भी चाव के लिए, या क्योंकि कड़ी धूप है जिसको देखते हुए उनके लिए चाव का व्यवस्था भी किया गया है। और जो मतदाताओं की बात करूं तो बड़ी उत्साह के साथ मतदान कर जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां पे लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। जी जी, जहाँ की मौजूदगी है, देखिए लंबी लंबी कतारें भी हम देख पा रहे थे और लोग सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में पहुंचे हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात कर लेते हैं तो कितना उत्साह दिख रहा है, और खास तौर से बात कर लेंगे संधू कि इस बार का जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है, किन मुद्दों को जहन में लेकर यहाँ जनता पहुंची हुई है, लोग पहुंचे हुए हैं। जी मैम, जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह की मैं बात करूं तो उस क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ की जो जनता का मेन मुख्य मुद्दा है किसान है। ये सारे जनता किसान है। किसान चाहती कि हमें चौरस प्लेट चाहिए, हम खेत में डबल खेती कर सके, ऐसे व्यवस्था करने वाले प्रत्याशी आए। और इसके साथ साथ जो मातारी वंदना योजना के तहत जो इन गरीब महिलाओं को उसका लाभ मिले, और जो मनरेगा के तहत जितने भी तालाब हो गया, डेबरी हो गया, मुर्मीकरण सड़क हो गया, एक तमाम जो सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाएगा और जनता उसकी लाभ उठाएगा। ऐसे प्रत्याशी को लाने के लिए जनता बड़ी उत्साह के साथ मतदान कर रही है। जी सन्नू, क्या मतदान केंद्रों पर ईवीएम या फिर बैलेट पेपर से संबंधित कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम अब तक देखने को मिली? जो बैलेट पेपर के माध्यम से जो मतदान की जा रही है, किसी भी प्रकार की आज तक तीनों चरणों में हमने देखा है किसी भी प्रकार का कोई परेशान नहीं हुई, किसी के साथ धोखाधड़ी ऐसा कोई नजर नहीं आया। जी, शिकायत नहीं मिली। बिल्कुल। अंबिकापुर से देखिए सुबह तस्वीर आई, चुनाव अभी मतदान शुरू नहीं हुआ था तो वहां पर जो प्रत्याशी थे अंबिकापुर के प्रत्याशी के साथ देखिए लूट हुई, बदमाश उनसे लूट करके फरार हो गए। तो क्या ऐसी कुछ तस्वीरें अब तक यहाँ सुनाई दी या फिर देखने को मिली? जी, जिस प्रकार का घटना वहाँ पे घटी, उस प्रकार की घटना यहाँ पे घटने के लायक ऐसा कोई समस्या नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी बोले वाले लोग होते हैं, यहाँ के लोग किसी प्रकार की छोटी बातों को लेकर लड़े झगड़े में नहीं जाते, क्योंकि इससे यहाँ की स्थिति को देखते हुए जो पुलिस की जो व्यवस्था की गई है, सुरक्षा जवानों का जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ से कम 1 किलोमीटर दूरी दायरे से जवानों को तैनात की गई, और साथ में पोलिंग बूथ के आसपास 500 मीटर दूरी में भी तैनात की गई। जी सन्नू, अगर बात कर लेते हैं समस्याओं की, तो क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या उम्मीदें लोगों की है प्रत्याशियों से, जो कि इस बार क्या मौजूदा सरकार से वो खुश है या फिर बदलाव की स्थिति में है? मुख्य समस्याएं क्या है? जी मैम, यहाँ के जो मतदाताओं का इस बार बदलाव की चाहत है, क्योंकि इतने साल तक जिस क्षेत्र में ग्रामीण रह रहे उन्हें ना कभी सरकार की जो जितने भी सरकारी योजना आती है वो योजना ये इस क्षेत्र के लोगों तक, जनता तक नहीं पहुंची है। इसलिए जनता का चाहत है कि इस बार प्रत्याशी चेंज करें और जो जनता की जो योजना है, जनता की जो मुख्य मुद्दा है वो जनता तक पहुंचे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नू तमाम जानकारी के लिए, और माखन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा खास जानकारी के लिए। तो देखिए ये मतदान सुबह से ही जारी है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि संवेदनशील है। बात कर लेते हैं सुकमा की, तो वो देखिए संवेदनशील होने की वजह से सिक्योरिटी की बात कर ले, सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वही आज खुद सूबे के मुखिया पहुंचेंगे और इस मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।